हिंदी वर्जन इन ऑडियो क्लिप businessbook.com 0 to 1 अध्याय 6वां। आप एक लॉटरी टिकट नहीं हैं। इस अध्याय पर पीटर थिल क्या चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सफलता भाग्य या कौशल से आती है। सफल लोग क्या कहते हैं। सफल लोगों के बारे में लिखने वाले एक लेखक मैल्कम ग्लेडवेल ने आउटलायर्स में घोषणा की कि भाग्य और उसके फायदे सफलता का परिणाम हैं। जेफ बेजोस अमेज़न की सफलता को अविश्वसनीय ग्रहों के कारण और चुटकुला कहते हुए कहते हैं कि इसके लिए आधा भाग्य, आधा अच्छा समय और बाकी दिमाग उत्तरदायी था। बिल गेट्स दावा करते हैं कि वे भाग्यशाली थे, इसी कौशल के साथ पैदा हुए थे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह वास्तव में संभव है या नहीं। शायद ये लोग रणनीतिक रूप से विनम्र हैं। हालांकि क्रमबद्ध एंटरप्रेन्योरशिप की घटना सफलता की व्याख्या करने की हमारी प्रवृत्ति पर सवाल उठाने लगती है। सैकड़ों लोगों ने कई मिलियन डॉलर के कारोबार शुरू किए, लेकिन इनमें से कुछ ही मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बना पाए, जैसे स्टीव जॉब्स, जैक डोरसे और एलन मस्क आदि। अगर सफलता ज्यादातर भाग्य के कारण मिलती तो शायद इस प्रकार के उद्यमियों का अस्तित्व नहीं होता। जनवरी 2013 में ट्विटर और स्क्वायर के संस्थापक जैक डोरसे ने अपनी 2 मिलियन फॉलोअर्स को ट्वीट किया। सफलता कभी अचानक नहीं मिलती। क्या इस बहस को निष्पक्ष रूप से सुलझाने का कोई तरीका है? दुर्भाग्य से नहीं, क्योंकि कंपनियां एक्सपेरिमेंट नहीं हैं। उदाहरण के लिए हमें फेसबुक के बारे में साइंटिफिक उत्तर पाने के लिए 2004 में पीछे जाना होगा और दुनिया की 1000 कॉपी बनानी होगी और प्रत्येक कॉपी में फेसबुक को फिर से शुरू करना होगा ताकि यह देखा जाए कि यह कितनी बार सफल होगा। लेकिन यह प्रयोग असंभव है। प्रत्येक कंपनी अद्वितीय परिस्थितियों में शुरू होती है और हर कंपनी केवल एक बार शुरू होती है। जब सैंपल एक होता है तो आंकड़े काम नहीं करते। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ज्ञान का पुनर्जागरण से किस्मत को महारत, प्रभुत्व और नियंत्रित करने वाली मानी जाती थी। हर कोई इस बात पर सहमत था कि आपको वह करना चाहिए जो आप कर सकते थे, उस पर ध्यान केंद्रित ना करें जो आप नहीं कर सके। राल्फ वाल्डो एमर्सन ने इस प्रकृति पर लिखा, कमजोर इंसान भाग्य और परिस्थितियों में विश्वास करते हैं और मजबूत इंसान कारण और प्रभाव में विश्वास करते हैं। 1912 में उसके बाद दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले खोजकर्ता रोल्ड अमुंडसेन ने लिखा, विजय उनका इंतजार कर रही है जिनके पास कुछ करने का हौसला है, जिसे लोग भाग्य कहते हैं। कोई भी कह सकता है कि दुर्भाग्य मौजूद नहीं था, लेकिन पहले की पीढ़ियों ने अपना भाग्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत में विश्वास किया। अगर आपको लगता है कि आपका जीवन बस एक करिश्माई घटना से बदलने वाला है, तो इस पुस्तक को क्यों पढ़ा जाए। यदि आप लॉटरी जीतने वाले लोगों के बारे में कहानियां पढ़ रहे हैं, तो स्टार्टअप के बारे में सीखना बेकार है। कहानियां आपको बता सकती हैं कि उन्होंने अपने जादुई करतब कैसे किए, लेकिन यह नहीं बता सकती कि कैसे जीता जाए। क्या बिल गेट्स ने चतुराई से लॉटरी जीती थी? सेरिल सैंडबर्ग एक चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुआ था। जब हम इस तरह के ऐतिहासिक प्रश्नों पर बहस करते हैं तो भाग्य को भूतकाल में दर्शाया जाता है। भविष्य के बारे में और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या यह डिजाइन और चांस का मामला है? क्या आप अपना भविष्य नियंत्रित कर सकते हैं? आप भविष्य को स्थिर मानते हैं या निश्चित? यदि आप भविष्य को स्थिर मानते हैं तो इसे आप समझने और आकार देने के लिए पहले से ही काम पर लगे होंगे। लेकिन अगर आप भविष्य को अनिश्चित समझते हैं तो आप इसे आकार देने की कोशिश करना छोड़ देंगे। भविष्य के अनिश्चित दृष्टिकोण बताते हैं कि आज हमारी दुनिया में सबसे अधिक निष्क्रिय क्या है। जब लोगों के पास ठोस योजनाओं की कमी होती है तो वे विभिन्न विकल्पों के पोर्टफोलियो इकट्ठा करने के लिए औपचारिक नियमों का उपयोग करते हैं। यह आज के अमेरिकियों के व्यवहार का वर्णन करता है। मिडिल स्कूल में हमें अतिरिक्त पाठाचार गतिविधियां करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हाई स्कूल में महत्वाकांक्षी छात्र सब कुछ जानने के लिए और भी कठिन प्रतिस्पर्धा करते हैं। जब तक एक छात्र कॉलेज जाता है तब तक वह एक दशक में पूरी तरह से अज्ञात भविष्य के लिए तैयार होता जाता है। आखिरकार विशेष रूप से कुछ भी नहीं बनता। इसके विपरीत एक दृढ़ संकल्पवान इंसान अनेक तरफ ध्यान भटकाने की बजाय एक लक्ष्य चुनता है। कुछ अलग करने के लिए अथक काम करने के बजाय वह एक मोनोपोली बनाने का वास्तविक प्रयास करता है। युवा लोग आज ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके चारों ओर हर कोई एक निश्चित दुनिया में विश्वास खो चुका है। इसलिए कोई भी केवल एक विषय में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए शिक्षा नहीं ले रहा। वह तो बस विकल्पों को चमड़े की गेंद की तरह लपकता है और इसके बाद दूसरे विकल्प आने पर पहले को छोड़ उसे लपकने की चक्कर में रहता है।
आप भविष्य के बेहतर या बदतर होने की कल्पना कर सकते हैं। आशावादी लोग भविष्य का स्वागत करते हैं और निराशावादी इससे डरते हैं। इन सभी संभावनाओं को देखने के बाद 4 प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। अनिश्चित निराशावाद। प्रत्येक संस्कृति में और पूरे इतिहास में कुछ स्वर्णयुग और लगभग सभी लोगों की अवनति की व निराशावाद की कहानियां होती हैं। आज भी निराशावाद दुनिया के विशाल हिस्सों पर हावी है। गंभीर निराशावादी समय में भी एक उम्मीद की किरण हमेशा मौजूद होती है, लेकिन हमें पता नहीं है कि कैसे पहचाना जाए। यह यूरोप के 1970 के दशक का वर्णन करता है, जब महाद्वीप अप्रत्यक्ष नौकरशाही का शिकार हो गया। आज पूरा यूरोजोन धीमी गति से संकट में जा रहा है और इसका कोई भी वारिस नहीं है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक सुधार के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। यूएस ट्रेजरी ने डॉलर पर ईश्वर में हमें विश्वास है प्रिंट किया है। यूरोपीय लोग घटनाओं पर ऐसे प्रतिक्रिया करते हैं जैसे वे उम्मीद करते हैं कि चीजें और भी अधिक खराब होने जा रही हैं। अनिश्चित निराशावादी यह नहीं जान सकते कि अपरिहार्य गिरावट तेज होगी या धीमी, विनाशकारी होगी या क्रमिक होगी। जो भी कुछ कर सकता है वह बस इसके होने का इंतजार कर रहा है, इसलिए वह इस दौरान खा सकता है, पी सकता है और आनंद ले सकता है। असीम निराशावाद। निश्चित निराशावादी मानते हैं कि भविष्य और भी गहरा हो सकता है, लेकिन यह अंधकार में होगा, इसलिए उन्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। शायद आश्चर्य की बात है कि चीन आज दुनिया में सबसे निश्चित निराशावादी जगह है। जब अमेरिकी देखते हैं कि चीनी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि एक आत्मविश्वासी देश अपने भविष्य को संवारने में महारत हासिल कर रहा है। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकन अभी भी भविष्य को लेकर आशावादी है और यह मानते हैं कि चीन पर अपने आशावाद को थोप सकते हैं। चीन के दृष्टिकोण से आर्थिक विकास पर्याप्त तेजी से नहीं हो रहा है। हर किसी दूसरे देश को डर है कि चीन का व्यापार दुनिया भर में फैल रहा है। चीन एकमात्र ऐसा देश है जो डरता नहीं है। चीन का प्रारंभिक आधार बहुत कम है, इसलिए कम तेजी से बढ़ सकता है, लेकिन चीन की बढ़ती आबादी के कारण संसाधनों की कीमतों में बढ़ोतरी होना, जिससे अमीर देशों के जीवन स्तर की बराबरी करना चीन के लिए आसान नहीं है और चीनी इसे जानते हैं। यही कारण है कि चीनी नेतृत्व चीकों के बदतर होने के लेकर आतंकित है। प्रत्येक वरिष्ठ चीनी नेता ने अपने बचपन में अकाल का अनुभव किया है, इसलिए जब पोलित ब्यूरो भविष्य को देखता है जिसमें आपदा से इनकार नहीं किया जा सकता, चीनी जनता भी जानती है कि बाहरी लोगों को चीन में लाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, लेकिन वे उन अमीर चीनी लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जो देश से बाहर अपना निवेश भेज रहे हैं। गरीब चीनी वे सब कुछ बचा सकते हैं जिसकी वे आशा करते हैं। चीन में हर वर्ग के लोग भविष्य में घातक परिणामों को लेकर गंभीर हैं। अनंत आशावाद। एक निश्चित आशावादी का भविष्य उज्जवल होगा यदि उसके पास भविष्य की योजना है और वह इसे बेहतर बनाने के लिए काम करता है। 17वीं शताब्दी से 1950 और 60 के दशक तक निश्चित आशावादियों ने पश्चिमी दुनिया का नेतृत्व किया। वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, डॉक्टरों और व्यापारियों ने दुनिया को अमीर, स्वस्थ और पहले की कल्पना की तुलना में अधिक लंबे समय तक जीवित रहने लायक बना दिया। जैसा कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने 19वीं शताब्दी के बिजनेस क्लास को स्पष्ट रूप से देखा था। सभी पिछली पीढ़ियों की तुलना में इस पीढ़ी ने अधिक विशाल उत्पादक ताकतों का निर्माण किया। मानव मशीनरी, उद्योग और कृषि, रसायन, नेविगेशन, रेलवे, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, खेती के लिए पूरे महाद्वीपों का आपस में जुड़ाव, नदियों का कैनालाइजेशन, सामाजिक श्रम से पूरी आबादी के लिए प्रकृति की ताकतों को अधीन कर जनमानस के लिए उपयोगी बनाना आदि। बड़ी योजनाएं सिर्फ राजनीतिक नेताओं या सरकारी वैज्ञानिकों के लिए आरक्षित नहीं थी। 1940 के उत्तरार्ध में जॉन रेबर नामक एक कैलिफोर्निया नागरिक ने पूरे सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र की भौतिक भूगोल को फिर से बनाने की शुरू करने की तैयारी की। रेबर एक स्कूली शिक्षक, सांख्यिकी, रंगमंच निर्माता और एक सेल्फ मेड इंजीनियर था। प्रमाण पत्रों की कमी से अनजान उन्होंने सार्वजनिक रूप से खाड़ी में 2 विशाल बांध बनाने, पीने के पानी और सिंचाई के लिए बड़े ताजे पानी के झीलों का निर्माण करने और विकास के लिए 20,000 एकड़ भूमि का पुनः उपजाऊ बनाने का प्रस्ताव रखा। भले ही उनके पास कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं था, फिर भी लोगों ने रेबर योजना को गंभीरता से लिया। कैलिफोर्निया में समाचार पत्र संपादकीय बोर्डों द्वारा इसका समर्थन किया गया था। अमेरिकी कांग्रेस ने अपनी व्यवहार्यता पर सुनवाई की। आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स ने इसे अनुकरण करने के लिए एक गुफादार सासलिटो गोदाम में खाड़ी के 1.5 एकड़ के पैमाने का मॉडल भी बनाया। इस परीक्षणों
ने तकनीकी कमियों का खुलासा किया, इसलिए योजना को पूरा नहीं किया गया था। लेकिन क्या आज कोई भी इस तरह की दृष्टि को गंभीरता से ले सकता है? 1950 के दशक में लोगों ने बड़ी योजनाओं का स्वागत किया और पूछा कि क्या वे काम करेंगी। आज एक स्कूली शिक्षक से आने वाली एक भव्य योजना कैंकरी के रूप में खारिज कर दी जाएगी और किसी भी शक्तिशाली इंसान से आने वाली लंबी दूरी की दृष्टि को हार्ब्रिज के रूप में अवगत कराया जाएगा। आप अभी भी उस सासलिटो वेयर हाउस में वे मॉडल पर काम कर सकते हैं, लेकिन आज यह सिर्फ एक पर्यटक आकर्षण है। भविष्य के लिए बड़ी योजनाएं केवल पुरातन जिज्ञासा बनकर रह गई हैं। 1950 के दशक में अमेरिकियों ने सोचा कि भविष्य के लिए बड़ी योजनाएं विशेषज्ञों के लिए छोड़ी जानी चाहिए। अनिश्चित आशावाद 1970 के दशक में एक संक्षिप्त निराशावादी चरण के बाद 1982 के बाद से अनिश्चित आशावाद ने अमेरिकी और सोच पर प्रभुत्व बनाए रखा। जब एक लंबा बुला बाजार शुरू हुआ और वित्त भविष्य में आने के लिए इंजीनियरिंग तरीके के रूप को ग्रहण कर रहा था, एक अनिश्चित आशावादी ने भविष्य बेहतर होगा, लेकिन वह नहीं जानता कि वास्तव में कैसा होगा, इसलिए वह कोई विशिष्ट योजना नहीं बनाएगा। वह भविष्य से लाभ की उम्मीद करता है, लेकिन इसे ठोस रूप से डिजाइन करने का कोई कारण नहीं दिखाता है। एक नया उत्पाद बनाने के लिए वर्षों काम करने के बजाय अनिश्चित आशावादी पहले से ही आविष्कार किए गए लोगों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं। बैंकर पहले से ही मौजूद कंपनियों की पूंजी संरचनाओं को पुनर्व्यवस्थित करके पैसे कमाते हैं। वकील पुरानी चीजों पर विवाद को हल करते हैं या अन्य लोगों को उनके मामलों की संरचना में मदद करते हैं। वे लगातार प्रतीकात्मक अनुकूलन के साथ पुराने लोगों से अधिक दक्षता दिखाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये फील्ड सभी उच्च डिग्री धारकों की असमान संख्या को आकर्षित करते हैं। 2 दशकों से रेज्यूमे बनाने के लिए एक उचित उच्च वर्ग प्रक्रिया उन्मुख कैरियर की तुलना में अधिक उचित मानी गई। हाल के स्नातकों के माता पिता अक्सर उन्हें स्थापित पद पर बढ़ता देखकर खुश होते हैं। बेबी बूम के अजीब इतिहास ने अनिश्चितकालीन आशावादियों की एक पीढ़ी का निर्माण किया ताकि इतनी आसानी से प्रगति की जा सके कि जिसके वे हकदार हैं। चाहे आप 1945 या 1950 या 1955 में पैदा हुए थे, आपके जीवन के पहले 18 वर्ष के लिए हर साल चीजें बेहतर होती हैं, लेकिन इसका आपके साथ कुछ लेना देना नहीं था। तकनीकी प्रगति स्वचालित रूप से बढ़ती प्रतीत होती है, इसलिए बूमर्स बड़ी उम्मीदों के साथ बढ़े हुए, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कुछ विशिष्ट योजनाएं बढ़ी। फिर जब 1970 के दशक में वैक्सता का हर साल अमीर और सफल के लिए स्वचालित रूप से बेहतर और बेहतर हो रहा है, उनकी बाकी पीढ़ी पीछे छोड़ दी गई। लेकिन अमीर बूमर्स जो आज जनता की राय को आकार देते हैं, उनके भद्दे आशावाद पर सवाल उठाने के लिए बहुत कम कारण देखते हैं। जो कि ट्रैक किए गए करियर उनके लिए काम करते हैं, इसलिए वे कल्पना नहीं कर सकते कि वे करियर ट्रैक उनके बच्चों के लिए भी काम करेंगी या नहीं। मैल्कम गैल्डवेल का कहना है कि आप अपने भाग्यशाली व्यक्तिगत संदर्भ को समझे बिना बिल गेट्स की सफलता को समझ नहीं सकते। वह एक अच्छे परिवार में बड़ा हुआ, कंप्यूटर प्रयोगशाला से सुसज्जित एक निजी स्कूल गया और पॉल एलन को बचपन के दोस्त के रूप में पाया। लेकिन शायद आप बल्कर के रूप में अपने ऐतिहासिक संदर्भ को समझे बिना मैल्कम गैल्डवेल को नहीं समझ सकते। जब बेबी बूमर्स बड़े होते हैं और यह समझाने के लिए किताबें लिखते हैं कि क्यों एक या कोई अन्य व्यक्ति सफल होता है, तो वे मौके से निर्धारित किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ की शक्ति को इंगित करते हैं, लेकिन वे अपने पसंदीदा स्पष्टीकरण के लिए भी बड़े सामाजिक संदर्भ को याद करते हैं। पूरी पीढ़ी बचपन से सीखने के मौके की शक्ति को खत्म करने और योजना के महत्व को कम करने के लिए सीखा। पहले गैल्डवेल स्वनिर्मित व्यवसाय की मिथक की एक विरोधाभासी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह उनकी स्वयं की पीढ़ी के पारंपरिक दृष्टिकोण को इंगित करता है। हमारा स्वतंत्र आशावाद अनिश्चित वित्त एक निश्चित आशावादी भविष्य के लिए इंजीनियरों को अंतरिक्ष में आवास और पानी के नीचे शहरों और बस्तियों को डिजाइन करने की आवश्यकता बताता है, और एक अनिश्चितकालीन आशावादी भविष्य अधिक बैंकरों और वकील के आगमन के लिए कहता है। वित्त अनिश्चितकालीन सोच का प्रतीक है, क्योंकि पैसा बनाने का यही एकमात्र तरीका है। जब आपको पता नहीं होता कि धन कैसे कमाया जाए, अगर वे लॉ स्कूल नहीं जाते हैं
तो ब्राइट कॉलेज के स्नातक वॉल स्ट्रीट जाते, क्योंकि उनके पास करियर के लिए कोई वास्तविक योजना नहीं है। और एक बार जब वे गोल्डमैन पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वित्त के अंदर भी सब कुछ अनिश्चित है। ये अभी भी आशावादी है। यदि आप हारने की उम्मीद करते हैं तो आप बाजारों में नहीं खेलेंगे, लेकिन मौलिक सिद्धांत यह है कि बाजार समझ से परे है। आप कुछ विशिष्ट वास्तविक नहीं जान सकते। ऐसी स्थिति में विविधीकरण बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। वित्त की अनिश्चितता विचलित हो सकती है। इस बारे में सोचें कि सफल उद्यमी अपनी कंपनी को बेचते समय क्या होता है, वे पैसे के साथ क्या करते हैं। यह वित्तीय दुनिया में इस तरह दिखता है। संस्थापकों को यह पता नहीं होता कि अब इसके साथ क्या करना है, इसलिए वे इसे एक बड़े बैंक को दे देते हैं। बैंकरों को यह नहीं पता कि इसके साथ क्या करना है, इसलिए वे इसे संस्थागत निवेशकों के पोर्टफोलियो को में डाइवर्सिफाई कर फैलाते हैं। संस्थागत निवेशकों को पता नहीं है कि इसकी पूंजी के साथ क्या करना है, इसलिए वे स्टॉक के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं। कंपनियां फ्री कैश फ्लो उत्पन्न करके अपनी शेयर कीमत बढ़ाने की कोशिश करती हैं। वे लाभांश जारी करते हैं या शेयर वापस खरीदते हैं और चक्र दोहराते हैं। किसी भी समय श्रृंखला में किसी को भी पता नहीं है कि असली अर्थव्यवस्था में पैसे के साथ क्या करना है, लेकिन एक अनिश्चित दुनिया में लोग वास्तव में असीमित विकल्प पसंद करते हैं। आप कर सकते हैं, धन उससे अधिक मूल्यवान है। पैसा केवल निश्चित भविष्य की ही पैसे को खत्म करने का साधन होता है, यह खुद खत्म नहीं होता। अनिश्चित राजनीति। पहले राजनेता चुनाव के समय आधिकारिक तौर पर जनता से जुड़ते थे, लेकिन आज वे हर पल जनता के विचारों से जुड़े होते हैं। आधुनिक मतदान से राजनेताओं को अपनी छवि को पूर्ववर्ती सार्वजनिक राय से मेल खाने में सक्षम बनाता है, इसलिए अधिकांश ऐसा ही करते हैं। नॉट सिल्वर की चुनाव भविष्यवाणियां उल्लेखनीय रूप से सटीक हैं, लेकिन यह भी उल्लेखनीय है कि अब हर 4 साल में कितनी बड़ी कहानी बनती है। इस बारे में सांख्यिकीय भविष्यवाणियों से हमें अब और अधिक प्रभावित हुए हैं कि देश अब 10 या 20 साल की तरह दिखने के बारे में दूरदर्शी भविष्यवाणियों के मुकाबले सप्ताहों में क्या सोच रहा है। और ये सिर्फ चुनावी प्रतिक्रिया नहीं है, सरकार का चित्र भी बहुत अनिश्चित हो गया है। सरकार परमाणु हथियार और चंद्र अन्वेषण जैसी समस्याओं के जटिल समाधानों का समन्वय करने में सक्षम होती थी, लेकिन आज अनिश्चित काल के 40 वर्ष के बाद सरकार मुख्य रूप से बीमा करती है, बड़ी समस्याओं के समाधान, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा और अन्य हस्तांतरण भुगतान कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 1975 से एंटाइटलमेंट खर्च हर साल विवेकपूर्ण खर्च किया है। विवेकपूर्ण खर्च बढ़ाने के लिए हमें विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए निश्चित योजनाओं की आवश्यकता होगी, लेकिन एंटाइटलमेंट खर्च के अनिश्चित तर्क के अनुसार चीजों को बेहतर बनाने के लिए हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन दर्शन अब सिर्फ राजनीति में ही नहीं बल्कि राजनीतिक दार्शनिकों के विचारों में अनिश्चितकालीन दृष्टिकोण में देखा सकते हैं, जिनके विचार लेफ्ट और राइट दोनों तरह के ही हैं। प्राचीन दुनिया का दर्शन निराशावादी था। प्लेटो, अरिस्टोटल, एपिक्यूरस और ल्यूक्रेटियस सभी ने मानव क्षमता पर सख्त सीमाएं स्वीकार की। एकमात्र सवाल यह था कि हमारे दुखद भाग का सामना कैसे किया जाए। आधुनिक दार्शनिक ज्यादातर आशावादी रहे हैं। दाईं ओर हार्बर्ट स्पेंसर से केंद्र में हेगल और बाईं ओर मार्क्स तक 19वीं शताब्दी में प्रगति के विश्वास को साझा किया गया। इस विचारकों ने भौतिक रूप से बेहतर तरीके से मानव जीवन को बदलने के लिए भौतिक प्रगति की उम्मीद की। वे निश्चित आशावादी थे। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनिश्चितकालीन दर्शन सामने आए। 2 प्रमुख राजनीतिक विचारक जॉन रायल्स और रॉबर्ट नोजिक को आमतौर पर कठोर विरोधी के रूप में देखा जाता है। समानतावादी बाईं ओर रावल निष्पक्षता और वितरण के प्रश्नों से चिंतित थे। स्वतंत्रतावादी अधिकार पर नोजिक ने व्यक्तिगत आजादी को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित किया। वे दोनों मानते थे कि लोग शांति से एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, इसलिए पूर्वजों के विपरीत वे आशावादी थे। लेकिन स्पेंसर या मार्क्स के
विपरीत रायल्स और नोजिक अनिश्चित आशावादी थे। उनके पास भविष्य का कोई विशिष्ट दृष्टिकोण नहीं था। उनकी अनिश्चितता ने विभिन्न रूप थे। रावल ने अज्ञानता के घूंघट के साथ न्याय का सिद्धांत शुरू किया। निष्पक्ष राजनीतिक तर्क दुनिया के ज्ञान के साथ किसी के लिए असंभव माना जाता है, क्योंकि यह ठोस रूप से मौजूद है। अद्वितीय लोगों और वास्तविक प्रौद्योगिकियों की हमारी वास्तविक दुनिया को बदलने की कोशिश करने के बजाय रास ने निष्पक्षता के साथ अंतर्निहित स्थिर समाज के बारे में कल्पना बहुत गतिशीलता के साथ की। नोजिक ने रायल्स की पैटर्न अवधारणा का विरोध किया। नोजिक के लिए किसी भी स्वैच्छिक विनिमय की अनुमति दी जानी चाहिए और कोई सामाजिक पैटर्न रख रखाव उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। रायल्स की तुलना में अच्छे समाज के बारे में उनके पास कोई ठोस विचार नहीं था। दोनों ने प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया। आज हम बाएं उत्तरवादी, समानतावादी और उदारवादी व्यक्तित्व के बीच मतभेदों को अतिरंजित करते हैं, क्योंकि लगभग हर कोई अपना समान अनिश्चित दृष्टिकोण रखता है। दर्शन, राजनीति और व्यापार में प्रक्रिया पर बहस भी एक बेहतर भविष्य के लिए ठोस योजना बनाने के लिए अंतहीन रूप से एक तरीका बन गया है। अनिश्चित जीवन। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को समझने और विस्तार करने की मांग की। 16वीं शताब्दी में खोज प्राप्तकर्ताओं ने फ्लोरिडा के जंगलों में जवान बनाने वाले फव्वारे को खोजा। फ्रांसीसी बेकन ने लिखा था कि जीवन की लंबाई को एक महान दवा की शाखा माना जाना चाहिए। 1660 के दशक में रॉबर्ट बायल ने विज्ञान के भविष्य के लिए जवान रहने के रहस्य पर अपनी प्रसिद्ध सारणी को जनता के सामने रखा। चाहे भौगोलिक अन्वेषण या प्रयोगशाला अनुसंधान के माध्यम से पुनर्जागरण के सर्वोत्तम काल में मृत्यु के बारे में सोचा गया था। हमने अभी तक जीवन के रहस्यों को उजागर नहीं किया है, लेकिन 19वीं शताब्दी में बीमाकर्ताओं और सांख्यिकीविदों ने सफलतापूर्वक मृत्यु के बारे में एक रहस्य प्रकट किया जो आज भी हमारी सोच को नियंत्रित करता है। उन्होंने पाया कि इसे गणितीय संभावनाओं में कैसे व्यक्त किया जाए। जीवन सारणी हमें किसी दिए गए वर्ष में मरने की हमारी संभावना बताती है। पिछली पीढ़ियों को कुछ नहीं पता था, हालांकि बेहतर बीमा अनुबंधों के बदले में हमने दीर्घायु के बारे में रहस्यों की खोज छोड़ दी है। मानव जीवन काल की वर्तमान श्रृंखला के व्यवस्थित ज्ञान की यह सीमा प्राकृतिक प्रतीत होती है। आज हमारे समाज को दोनों विचारों से पार माना है कि मृत्यु दोनों अपरिहार्य और निश्चित है। इस बीच जीवन विज्ञान के एजेंडे को आकार देने के लिए अनेक संभव दृष्टिकोण आ गए हैं। 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पाया कि एक रहस्यमय जीवाणु रोधी कवक एक पेटी डिश पर उगाया गया था जो वह अपनी प्रयोगशाला में रखना भूल गए थे। उसने दुर्घटनावश पेनिसिलिन की खोज की। वैज्ञानिकों ने तब से मौके की शक्ति का उपयोग करने की मांग की। आधुनिक दवा की खोज का लक्ष्य फ्लेमिंग की अलग अलग परिस्थितियों में 1 मिलियन गुना बढ़ाना है। फार्मास्यूटिकल कंपनियां सटीक दवा खोजने की उम्मीद करते हुए अनिश्चित यौगिकों के संयोजन के माध्यम से अनिश्चित रूप से खोज करती हैं, लेकिन यह काम नहीं कर रहा है और साथ ही इसका इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है। पिछले 2 शताब्दियों में नाटकीय प्रगति के बावजूद हाल के दशकों में बायोटेक्नोलॉजी ने निवेशकों या मरीजों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है। नई दवाओं की संख्या से अधिक सूचना प्रौद्योगिकी पहले से ही कहीं अधिक तेजी से बढ़ी है। आज बायोटेक के लिए बड़ा सवाल यह है कि क्या यह कभी भी इसी तरह की प्रगति करेगा। बायोटेक स्टार्टअप अनिश्चितकालीन सोच का एक बड़ा उदाहरण है। शोधकर्ता उन चीजों के साथ प्रयोग करते हैं जो शरीर के सिस्टम के जैसे काम करते हैं। इस बारे में निश्चित सिद्धांतों को परिष्कृत करने के बजाय उन्हीं पर काम कर सकते हैं। जीव विज्ञानी कहते हैं कि उन्हें इस तरह से काम करने की आवश्यकता है क्योंकि आंतरिक जीव विज्ञान कठिन है। उनके अनुसार आईटी स्टार्टअप काम करते हैं क्योंकि हमने कंप्यूटर स्वयं बनाना है और उन्हें विश्वसनीय रूप से हमारे आदेशों का पालन करने के लिए डिजाइन किया है। बायोटेक मुश्किल है क्योंकि हमने अपने शरीर को डिजाइन नहीं किया है
और जितना अधिक हम उनके बारे में सीखते हैं उतना अधिक वे जटिल होते जाते हैं। लेकिन आज यह आश्चर्य करना संभव है कि जीव विज्ञान की वास्तविक कठिनाई बायोटेक स्टार्टअप के लिए समान रूप से व्यापार के लिए अनिश्चित दृष्टिकोण के लिए बहाना बन गई है। इसमें शामिल अधिकांश लोग अत्यंत कुछ चीजों को काम करने की उम्मीद करते हैं, लेकिन कुछ सफलता के लिए जरूरी तीव्रता के स्तर के साथ एक विशिष्ट कंपनी बनाना चाहते हैं। यह उन प्रोफेसरों के साथ होता है जो अक्सर पूर्णकालिक कर्मचारियों के बजाय पार्ट टाइम सलाहकार बन जाते हैं, यहाँ तक कि वे अपने स्वयं के शोध से शुरू होने वाले बायोटेक स्टार्टअप के लिए भी। फिर हर कोई प्रोफेसर के अनिश्चित दृष्टिकोण का अनुकरण करता है। स्वतंत्रवादियों के लिए यह दावा करना आसान है कि भारी विनियमन बायोटेक को पीछे रखता है, लेकिन अनिश्चित आशावाद बायोटेक के भविष्य के लिए और भी बड़ी चुनौती पैदा कर सकता है। अनिश्चित आशावाद भी संभव है। हमारे अनिश्चितकालीन आशावादी निर्णय किस तरह का भविष्य बनाएंगे? यदि एक परिवार बचत कर रहा था तो कम से कम वह बाद में खर्च करने के लिए पैसे की उम्मीद तो कर सकते हैं, और यदि अमेरिकी कंपनी निवेश कर रही है तो वे भविष्य में नई संपत्ति के पुरस्कारों का फायदा उठाने की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अमेरिकी परिवार लगभग कुछ भी बचा रहे हैं, और अमेरिकी कंपनियां नई परियोजनाओं में निवेश किए बिना अपनी बैलेंस शीट में ढेर सारा धन इकट्ठा कर रही हैं, क्योंकि उनके पास भविष्य के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। भविष्य के अन्य तीन विचार काम कर सकते हैं। जब आप भविष्य में भविष्य का निर्माण करते हैं तो असीमित आशावाद काम करता है। असीमित निराशावाद निर्माण के द्वारा काम करता है, जिसे किसी भी चीज की उम्मीद किए बिना कॉपी किया जा सकता है। अनिश्चित निराशावाद काम करता है क्योंकि यह आत्मनिर्भर है। यदि आप कम उम्मीदों के साथ एक स्केलर हैं, जो कि यह है कि लेकिन अनिश्चित आशावाद स्वाभाविक रूप से असंभव प्रतीत होता है। अगर कोई इसके लिए योजना नहीं बनाता तो भविष्य बेहतर कैसे हो सकता है? असल में आधुनिक दुनिया में अधिकांश लोगों ने पहले से ही इस सवाल का जवाब सुना है। योजना के बिना प्रगति वह है जिसे हम विकास कहते हैं। डार्विन ने स्वयं लिखा था कि जीवन किसी भी व्यक्ति के इरादे के बिना प्रगति करता है। प्रत्येक जीवित चीज किसी अन्य जीव पर केवल एक अनिश्चित पुनरावृत्ति है, और सर्वोत्तम पुनरावृत्तियां हमेशा जीतती हैं। यहाँ तक कि इंजीनियरिंग संचालित सिलिकॉन घाटी में भी इस पल के बुज वर्ल्ड के एक छोटा स्टार्टअप बनाने के लिए कहते हैं, जिसे हमेशा बदलने पर्यावरण के लिए अनुकूली और विकसित कर सकते हैं। उद्यमियों को बताया जाएगा कि कुछ भी पहले ही से ही ज्ञात नहीं किया जा सकता है। हमें यह जानना चाहिए कि ग्राहक क्या चाहते हैं। वे न्यूनतम व्यवहार उत्पादक से अधिक कुछ नहीं बनाते हैं और सफलता के लिए अपना रास्ता फिर से शुरू करते हैं। लेकिन छोटी शुरुआत एक कार्यप्रणाली है, लक्ष्य नहीं। पहले से मौजूद चीजों में छोटे बदलाव करना आपको स्थानीय अधिकतम तक ले जा सकता है, लेकिन यह आपको वैश्विक अधिकतम खोजने में मदद नहीं करेगा। आप एक ऐप का सबसे अच्छा संस्करण बना सकते हैं जो लोगों को अपने आईफोन से टॉयलेट पेपर ऑर्डर करने देता है, लेकिन एक बोल्ड प्लान के बिना पुनरावृत्ति आपको 0 से 1 तक नहीं ले जाएगा। एक कंपनी अनिश्चितकालीन आशावादी के लिए सबसे अजीब जगह है। आपको ऐसा करने की योजना के बिना अपने व्यवसाय को सफल होने की उम्मीद क्यों करनी चाहिए? डार्विनवाद अन्य संदर्भों में एक अच्छा सिद्धांत हो सकता है, लेकिन स्टार्टअप में बुद्धिमान डिजाइन सबसे अच्छा काम करता है। डिजाइन की वापसी। इन मौके पर डिजाइन को प्राथमिकता देने का क्या अर्थ होगा? आज अच्छी डिजाइन एक सौंदर्य अनिवार्यता है। यह सच है कि हर महान उद्यमी पहले और सबसे पहले एक डिजाइनर है। कोई भी जिसने आई डिवाइस या मैकबुक देखा है, उसने दृश्य और अनुभवी पूर्णता के साथ स्टीव जॉब्स की जुनून का नतीजा महसूस किया है। लेकिन नौकरियों से सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सबक सौंदर्य शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। डिजाइन की गई सबसे बड़ी बात उसका व्यवसाय था। एप्पल ने नए उत्पादों को बनाने और प्रभावी ढंग से वितरित करने के लिए निश्चित बहुवर्षीय योजनाओं की कल्पना की और उन्हें लागू किया। न्यूनतम व्यवहारकार उत्पादों को भूल जाओ। जब से उन्होंने 1976 में एप्पल शुरू किया, जॉब्स ने देखा कि अब सावधानीपूर्वक योजना के माध्यम से दुनिया को बदल सकते हैं। कि
फोकस समूह प्रतिक्रिया को सुनकर या दूसरों की सफलताओं की नकल बनाकर। योजना की शक्ति निजी कंपनियों के मूल्यांकन की कठिनाई बताती है। जब एक बड़ी कंपनी सफल स्टार्टअप हासिल करने का प्रस्ताव देती है तो यह लगभग हमेशा बहुत अधिक या बहुत कम प्रदान करती है। संस्थापक केवल तब बेचते हैं जब उनके पास कंपनी के लिए कोई ठोस दृष्टिकोण नहीं होता है। इस मामले में अधिग्रहणकर्ता शायद अधिक भुगतान करता है। मजबूत योजनाओं के साथ निश्चित संस्थापक बेचते नहीं हैं, जिसका मतलब है कि प्रस्ताव पर्याप्त नहीं था। जब याहू जुलाई 2006 में $1 बिलियन में फेसबुक को खरीदने की पेशकश की, तब मैंने सोचा कि हमें कम से कम इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन मार्क जुकरबर्ग बोर्ड की बैठक में चले गए और घोषणा की, ठीक है दोस्तों, यह सिर्फ एक औपचारिकता है, इसे 10 मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिए, हम स्पष्ट रूप से इसे बेचने नहीं जा रहे हैं। मार्क ने देखा कि यह कंपनी को कहां ले जा सकता है, लेकिन याहू ऐसा नहीं कर पाया। एक अच्छी निश्चित योजना वाले व्यवसाय को हमेशा ऐसी दुनिया में कम आंका जाता है जहां लोग भविष्य को अनिश्चित रूप में देखते हैं। आप एक लॉटरी टिकट नहीं हैं। हमें एक निश्चित भविष्य में अपना रास्ता खोजना है और पश्चिमी दुनिया को ऐसा करने के लिए सांस्कृतिक क्रांति से कम कुछ भी नहीं चाहिए। कहां से शुरुआत करें? जॉन रॉल्स को दर्शन विभागों को व्यवस्थापित होने की आवश्यकता होगी। मैल्कम ग्लैडवेल को अपने सिद्धांतों को बदलने के लिए राजी किया जाना चाहिए और राजनेताओं को राजनीति से प्रेरित किया जाना है। लेकिन चाहे हमारे राजनेता कुछ भी कहते रहें, दर्शन के प्रोफेसरों और ग्लैडवेल दुनिया को अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उन भीड़ वाले क्षेत्रों में बदलाव करना बेहद मुश्किल है जहां अच्छे इरादों के साथ मस्तिष्क काम कर रहे हैं। एक स्टार्टअप न ही केवल आपके जीवन के बारे में, बल्कि यह इस दुनिया के छोटे से हिस्से के रूप में सबसे बड़ा प्रयास है जिस पर आप निश्चित निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। यह संभावना के अन्यायपूर्ण अत्याचार को खारिज करके शुरू होता है। बस आप एक लॉटरी टिकट मात्र नहीं हैं। यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगला अध्याय अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।